ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास जो है हमने डिस्कशन यहाँ पे रोका था। ठीक है, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग दिस ग्राफ। लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग दिस ग्राफ। ठीक है, एंड हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होते हैं, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट्स होते हैं, अगर अगर एक बाई क्वाड्रेटिक तो उसके चार रूट्स होते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैड डिस्कस कि जो आपका रियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, जो आपका रियल गैस इक्वेशन है उस केस में जो हाईएस्ट पावर आ रहा है, द हाईएस्ट पावर इज 3, which is why this will have 3 solutions। ठीक है, एंड मैंने आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट याद रखने के लिए बोला था कि द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट all roots are real and equal। at critical point all roots are real and equal। ठीक है, और अगर रियल एंड इक्वल है तो यानी कि हमने इक्वेशन लिखा था x माइनस ए टू द का होल क्यूब। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा था कि v माइनस वी सी, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये v के टर्म्स में है एंड मुझे दिख रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट पे v का वैल्यू जो है वो vc है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको पीसी, वीसी एंड टीसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने कंप्लीट किया है क्या? किया है, चलो ठीक है, आप लोग चेक कर लो। जिन्होंने नहीं किया है नो इश्यूज, आप अभी चेक कर लो। ठीक है, आप अभी चेक कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां तक तो सभी ने लिख लिया था। ठीक है, सो मैं यहीं से ही कंटिन्यू कर रहा हूं नाउ। ठीक है, अब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आई कैन यूज, आई थिंक आई कैन यूज दिस वैल्यू। ठीक है, तो पीसी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2 एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 3। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूं, सो आई गेट 3vc स्क्वायर बाई vc क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a by pc divided by ab by pc। pc part gets cancelled out, a gets cancelled out, v square, एंड यहाँ पे स्क्वायर पार्ट जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो मेरा क्या एक्सप्रेशन आया, vc इज इक्वल टू 3b। ये आया नहीं आया, चेक करो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सपोज कर अगर मुझे पीसी निकालना है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है या तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ या तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यू कैन यूज आइदर वन, यू कैन यूज आइदर वन। लेट्स से कि मैं सेकंड इक्वेशन जो है उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल गेट सॉरी, आई विल गेट पी सी इज इक्वल टू ए बाई 3vc स्क्वायर और a बाई 3 इंटू 3b का स्क्वायर और पी सी इज इक्वल टू a बाई 27b स्क्वायर। चेक करो, चेक करो। ठीक है, सो वी सी इज 3b, पी सी इज a बाई 27b स्क्वायर। ठीक है, फाइनली एक और टर्म बचा है दैट इज टी सी। ठीक है, तो टी सी तो मेरे को इसी इक्वेशन से ही दिख रहा है, तो चलो मैं इसी इक्वेशन से ही निकाल लेता हूँ। 3vc इज इक्वल टू b। ओके, सो 3vc इज इक्वल टू b प्लस आर टी सी बाई पी सी। ठीक है, आर टी सी बाई पी सी। ठीक है, आपको जो वैल्यू पता है आप वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ। तो 3vc विल बी 9b इज इक्वल टू 8b प्लस आर टी सी बाई a बाई 27b स्क्वायर। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, बस जो मुझे वैल्यू पता है मैंने उसी को सब, सॉरी यहाँ पे 8 भी नहीं है, यहाँ पे 7। ठीक है, अब ये चीज आपका यहाँ पे जाता है, सो दिस बिकम्स 8b इज इक्वल टू आर टी सी इंटू 27b स्क्वायर बाई ए। तो एक b और एक b यहाँ पे कैंसिल, सो टी सी इज इक्वल टू 8a बाई 27rb। चेक करो। ठीक है, तो आपने जो, आप अगर अपने नोट्स चेक करोगे
आप अगर अपने नोट्स चेक करोगे तो मैंने आपको कहीं पे स्पेस छोड़ने के लिए बोला था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे इसके नीचे स्पेस छोड़ दो ताकि हम फॉर्मूला लिख सके, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन के जस्ट बाद बाद, तो आप डेफिनेशन के जस्ट बाद बाद ये तीनों फॉर्मूला आप लिख लो। वी सी इज इक्वल टू 3b, ठीक है। पी सी इज इक्वल टू a बाई 27 b स्क्वायर एंड टी सी इज इक्वल टू 8a बाई 27 r b, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था आपने? आई नो, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो एक और टर्म मैंने आपको बोला था कि आपको a का वैल्यू निकालना है एंड आपको b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है, मुझे यहाँ पे b का वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी दिख रहा है, ठीक है। b का वैल्यू निकालना मुझे ज़्यादा इजी दिख रहा है, ठीक है। सो इफ आई डू लेट्स से, ठीक है, पहले मैं b का वैल्यू निकाल रहा हूँ। इफ आई डू टी सी बाई पी सी, ठीक है, देखो अगर मैं टी सी बाई पी सी करता हूँ तो दिस बिकम्स 8a बाई 27 आर बी डिवाइड बाई a बाई 27 b स्क्वायर, ठीक है। a27 एक b एंड एक b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरा क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, टी सी बाई पी सी इज इक्वल टू 8b बाई r और b इज इक्वल टू आर टी सी बाई 8pc। चेक करो, चेक करो। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छा, वरना इसको अलग से आप नोट कर लो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फाइनली आपको ए का वैल्यू निकालना है, आप बी को यहीं पर ही सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, सिंपली आ जाएगा। सो ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट, बट यही फॉर्मूला जो है ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है, ठीक है। यू कैन राइट इट एज वी सी बाई 3, बट जब मैंने आपको उस दिन होमवर्क दिया था मैंने आपको बोला था कि आप वी सी अवॉइड करो, आप पी सी टी सी वैल्यू यूज करो, ठीक है, ताकि आपको सारे वैल्यूज जो है वो पता रहे ना। अगर आपको अगर आपको ए लिखना है तो ए आपका क्या आ जाएगा, 27 आर बी डिवाइड बाई 8, बस अब आप यहाँ पे आ जाएगा टी सी, एक सेकेंड, ए इज इक्वल टू 27 आर बी टी सी, ठीक है। अब बस आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 27 इंटू आर टी सी, ये रहा, ठीक है, डिवाइड बाई 8 टी सी, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया टी सी। तो आपका फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 27 आर टी सी का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइड बाई 64 टी सी, ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो कंप्लीट कर लो। इज दिस डन? ठीक है, बट इस पे क्वेश्चंस जो है वो रेयरली ही आते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। एटलीस्ट डेरिवेशन में तो क्वेश्चन लगभग कभी भी नहीं आता है, ठीक है, डेरिवेशन में तो क्वेश्चन लगभग कभी भी नहीं आता है। तो इस पूरे डेरिवेशन का पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पे आप पी सी वी सी एंड टी सी का वैल्यू निकालो, उसके अलावा आप ए एंड बी का वैल्यू निकालो, ठीक है। उस पूरे एक्सरसाइज का पॉइंट सिर्फ इतना ही था, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। डेरिवेशन ठीक है आप प्रैक्टिस कर लो, बट अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नाउ व्हाट इज अ कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको उसका वैल्यू याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अ कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एट क्रिटिकल पॉइंट, आप ये बहुत आराम से निकाल सकते हो
Z जब हमने डिफाइन किया था, Z जब हमने डिफाइन किया था तो हमने इसको किस से डिफाइन किया था बताओ, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर Z? करेक्ट, फॉर्मूला वाज PV बाय RT। हम n पार्ट को इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि हम n पार्ट को हमेशा अज्यूम करते हैं कि n इज 1, ठीक है? तो आप n पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। नाउ सिंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एट क्रिटिकल पॉइंट, since we are trying to find out at critical point, so Z should be equal to PC VC by RTC. Yes, no? Yes, no? ठीक है, इसका वैल्यू अब आप कैलकुलेट करो, फाइंड आउट इट्स वैल्यू। आपको PC VC TC सबका वैल्यू जो है पता है, इसका वैल्यू आप निकालो। क्या आया बताओ? हाँ, ढंग से सॉल्व करो, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, सिर्फ नंबर्स बचने चाहिए। एक और बार आप ट्राई करो। हाँ, ढंग से चेक करो, सारे सारे वेरिएबल्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आप कैलकुलेशन दिखाते हैं। सो PC इज A बाई 27 B स्क्वायर, VC इज 3B, ठीक है, इंटू R इंटू TC इज 8A बाई 27 RB, ठीक है। सो 27 R यहाँ पे एक बी यहाँ पे एक बी एंड एक बी, ठीक है, A गेट्स कैंसल्ड, A गेट्स कैंसल्ड, तो आपको देखो फाइनली आंसर जो है वो 3/8 बचना चाहिए, ठीक है, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.375, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। Z at critical point for a real gas is 3/8 और 0.375, ठीक है, देख लो। इज दिस क्लियर? यस, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका Z जो है दैट इज लेस देन 1। लिख लिया सभी ने? ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है, now there is one more thing called as law of corresponding states, law of corresponding states, ठीक है। now this is a very short derivation, this is a very short derivation, but यहाँ पे derivation कभी भी नहीं आता है, ठीक है, इस पे तो derivation कभी भी नहीं पूछेगा, but still then we have to complete। okay, so law of corresponding states में क्या होता है, ठीक है, कि we do not use pressure or we do not use temperature or we do not use volume, ठीक है, we also do not use PC VC और TC, ठीक है, what we use is relative terms, ठीक है, what we use is relative terms। relative terms का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि अगर कोई भी एक पर्सन है A, ठीक है, A का वेट है लेट्स से 40 kg, ठीक है, देयर इज अनदर पर्सन B का वेट है लेट्स से 80 kg, ठीक है। तो अब रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि अच्छा B A के रेस्पेक्ट में कितना हेवियर है, तो आप क्या बोलोगे? B A के रेस्पेक्ट में कितना हेवियर होगा? B जो है वो A के रेस्पेक्ट में ट्वाइस एज हेवी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप B को जो है आप A से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स जो है वहां पे आप एग्जैक्टली यही करते हो कि यहाँ पे आप एब्सोल्यूट प्रेशर या क्रिटिकल प्रेशर के बारे में नहीं बोलते हो, यहाँ पे आप उन दोनों के बीच का रिलेशन बोलते हो, ठीक है। सो नाउ हाउ आर दे रिलेटेड? नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन थ्री टर्म्स, वेरी सिंपल, ठीक है। एक होता है पाई, ठीक है, पाई स्टैंड्स फॉर प्रेशर, so pi is P
बाय पीसी, ठीक है। आप कुछ भी टर्म लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज जनरली कन्वेंशन कि प्रेशर के लिए या लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स के लिए रिलेटिव प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव प्रेशर आप हो सकता है पाई देखो, आप हो सकता है पी आर देखो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। आप पी आर देखो, आप पाई देखो, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्रेशर बाई पीसी, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है, आप अभी लिखते जाओ। उसके अलावा वी डिफाइन वी आर, ठीक है, वी आर इज वी बाई वी सी, ठीक है। एंड सिमिलरली वी डिफाइन टी आर इज टी बाई टी सी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो प्रेशर इज लेट्स से 10 एटमॉस्फेयर, volume is let's say 5 liter and temperature is let's say 300 Kelvin for example, ठीक है। and pressure critical is 0.5, volume critical is 1, temperature critical is let's say 150 Kelvin for example, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पी आर क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका पी आर आ जाएगा 20, यहाँ पे आपका वी आर क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आपका टी आर क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आपका टी आर आ जाएगा 2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो है ये एग्जैक्टली यही है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब जो है एग्जैक्टली दिस। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे पाई लिखा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पाई लिखा है, वैसे ही आप कई बार देखोगे कि इसके जगह जो है, इसके जगह फाई लिखा हुआ रहता है, फाई इज दिस, ठीक है। एंड टेम्परेचर के जगह जो है कई बार आप देखोगे कि थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन सिंबल्स डजंट मैटर, ठीक है, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज पी आर, वी आर एंड टी आर, ठीक है, ताकि समझने में इजी रहे। वी आर गोइंग टू यूज पी आर, वी आर एंड टी आर। ओके, नाउ सी, ये पार्ट आप लोगों ने लिख लिया क्या? ओके, सो कंटिन्यूइंग, देखो जस्ट अभी हमने क्या लिखा कि पी आर इज इक्वल टू पी बाई पी सी, which implies that pressure should be equal to, which implies that pressure should be equal to PR into PC। ये आएगा, चेक करो। ओके, सिमिलरली फिर मेरा वॉल्यूम क्या आ जाएगा बताओ? VR इंटू VC आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली टेम्परेचर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर क्या आ जाएगा? TR इंटू TC। यस नो? ठीक है, अब देखो मेरा रियल गैस इक्वेशन क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V minus NB is equal to nRT। ऑब्वियसली एज यूजुअल, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे विद n is equal to 1, तो आपका यही इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। कौन से वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे? सबसे पहले आप P सब्सटीट्यूट करो एज PR इंटू PC। कौन सा वाला R? ये वाला या ये वाला? दिस इज 1, दिस इज 2, कौन सा? कौन सा? स्मॉल आर, स्मॉल आर इज रिलेटिव, रिलेटिव, ठीक है। हम यहाँ पे हर जगह रिलेटिव टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर रिलेटिव, वॉल्यूम रिलेटिव एंड टेम्परेचर रिलेटिव, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यूइंग, सो पी जो है वो आपका आ गया पी आर इंटू पी सी प्लस ए, कहाँ पे है सी भाई? क्रिटिकल, क्रिटिकल, ठीक है। आर इज रिलेटिव, सी इज क्रिटिकल। A by VR into VC square, VR into VC minus B is equal to R TR into TC, ठीक है। अब रुको, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? देखो, आप PC का वैल्यू डालो, ठीक है, यस, ठीक है। आप A का वैल्यू डालो एंड आप B का वैल्यू डालो, ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होके फाइनली क्या टर्म बचता है।
ठीक है, यहाँ पे आप पीसी, वीसी, टीसी, ए एंड बी सब कुछ आप सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आंसर आता है फाइनली। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक करते रहो आपने सही किया नहीं किया। ठीक है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चेक करो, आपका लास्ट में कुछ ऐसा बचना चाहिए। चेक कर लो एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो मेरे को बता देना, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, बाय वी आर स्क्वायर, बाय वी आर स्क्वायर, यस यू आर राइट। चेक करो। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, now this equation is called as law of corresponding states। this equation is called as law of corresponding states। ठीक है, and one very important point that you have to remember, ठीक है, is that this equation is valid for all real gases, sorry, this equation is valid for all real gases as well as liquids। ठीक है, आपको ये एक स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, कि लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स इज एप्लीकेबल ऑन गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स। ठीक है, ये पूरा चीज जो है सिर्फ ये एक सेंटेंस के लिए ही कराया जाता है। ठीक है, लिख लो एंड याद करो, क्योंकि आपको कई बार ऑप्शन में क्या देगा कि आपको आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ दिस इज वैलिड, विच ऑफ दिस इज वैलिड फॉर लिक्विड्स एज वेल। आपको एक ऑप्शन दे देगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, दूसरा दे देगा वॉन्डरवॉल गैस। ठीक है, तीसरा दे देगा लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, उसमें आपको ये वाला इक्वेशन देगा, एंड आपको डी दे देगा नन।
तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट वैलिड फॉर गैसेस, sorry, this is obviously not valid for liquids, this is also not valid for liquids, only this part is valid for liquids. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो है वो इसमें इस तरह से आता है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं. ये चीज देखो 2-3 लाइन में डिराइव हो गया. ठीक है, 2 लाइन में डिराइव हो गया. हमने सिर्फ एक ये एक्सप्रेशन लिखा. ठीक है, बाकी का तो सिर्फ कैलकुलेशन था. सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस. इज दिस क्लियर? Okay, now we have to write some points. ठीक है, we have to just write some points. ठीक है, आप कुछ points लिखते जाओ. ठीक है, sort of आप नहीं, गैस टू गैस डिपेंड करता है. ठीक है, कुछ आप पॉइंट्स लिखते जाओ. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, फॉर gases at critical point, for gases at critical point. ठीक है, for gases at critical point, they behave as non-Newtonian fluids. ठीक है, क्या है doesn't matter, आप ये कभी नहीं पढ़ोगे. They behave as non-Newtonian. ठीक है, they behave as non-Newtonian fluids. ठीक है, doesn't matter क्या है, बस आप याद रखना. ठीक है, फिर ऑप्शन बी, their surface tension is 0 at critical point. ठीक है, ये सारे मैं at critical point ही बता रहा हूँ. ठीक है, ऑप्शन सी, it is impossible to distinguish between gas and liquid at critical point. ठीक है, लिख लो. ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है ये आपको मल्टीपल करेक्ट की तरह पूछ लेता है या आपको ट्रू फॉल्स की तरह पूछ लेता है. ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द सरफेस टेंशन, की ट्रू फॉल्स, की इज द सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल पॉइंट 0 और नॉन 0. ठीक है, या गैस और लिक्विड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एट क्रिटिकल पॉइंट. तो आपको ये इस तरह से देता है कि दिस कैन बी ट्रू फॉल्स और सिलेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, लिख लो. लिख लिया? ठीक है, सो सेकेंड थिंग. ठीक है, इसके सब पॉइंट्स आर कंप्लीट. ठीक है, सरफेस टेंशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे. ठीक है, यू कैन स्किप इट फॉर नाउ. डन. फिजिक्स में आप ये डिटेल में पढ़ोगे, आपको बेटर समझ में आएगा. डन. Okay, now the next term is collision frequency. ठीक है, which is represented by Z. ठीक है, collision frequency क्या होता है? Very simply number of collisions. Collision frequency is very simply number of collisions taking place per second. ठीक है, collision frequency is very simply number of collisions taking place per second per cc of gas. ठीक है, लिख लो. अगेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या है, डोंट वरी. ठीक है, आपको कभी नहीं पूछेगा, बस आप ये चीज याद रखो. नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर सीसी ऑफ गैस.
यस, इसको भी Z से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बस याद रख लेना है, अंडर रूट 2πv सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, बता रहा हूँ सारे टर्म्स क्या क्या है। v इज, ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड, v इज एवरेज स्पीड, सिग्मा इज मॉलिक्यूलर डायामीटर, लिखते जाओ बस आप। ठीक है, एंड n इज नंबर ऑफ, नहीं सिर्फ 2 पे, सिर्फ 2 पे, सिर्फ 2 पे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर cc। ठीक है, इसके अलावा कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, फॉर बाई मॉलिकुलर कोलिजन्स, n इज इक्वल टू Z/2। ठीक है, सुन लो एक बार फॉर्मूला, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर cc ऑफ गैस, फॉर्मूला इज Z इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट में सिर्फ 2 है। ठीक है, अंडर रूट 2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, वेयर पाई इज ऑब्वियसली पाई। ठीक है, v इज एवरेज स्पीड, सिग्मा इज मॉलिक्यूलर डायामीटर, बता रहा हूं सुन लो, सिग्मा इज मॉलिक्यूलर डायामीटर। ठीक है, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर cc। मॉलिक्यूलर डायामीटर का मतलब क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल का साइज इतना हुआ तो मॉलिक्यूलर डायामीटर। ठीक है, ऑब्वियसली कोलिजन जो है वो एक दूसरे के साथ ही है। ठीक है, हमने ये चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस में लिखा था कि द मॉलिक्यूल्स आर कंटीन्यूअसली इन मोशन, molecules are continuously in motion and they collide with each other and with the walls of container। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल N है, क्या कर रहे हो, कैपिटल N है, कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर cc। yes, these terms are important, no, these formulas are not important। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको रेयरली ही पूछेगा, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा याद नहीं कि ये फॉर्मूला कब पूछा गया था, बट कभी कभी आ ही जाता है। ठीक है, बाई मॉलिकुलर कोलिजन्स यानी कि एक कोलिजन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। ठीक है, दिस इज बाई मॉलिकुलर कोलिजन। तो बाई मॉलिकुलर कोलिजन इज बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय 2, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय 2। कौन सा वाला, ये तो नॉर्मल वी वी वी। अच्छा ये वाला, दिस इज सिग्मा। कहाँ पे, अच्छा ये अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर बाईमोलिकुलर कोलिजन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज Z/2। ठीक है, बाईमोलिकुलर कोलिजन का मतलब क्या हुआ, बाईमोलिकुलर कोलिजन का देखो मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि अगर एक कार दूसरे कार से भिड़ती है, ठीक है, अगर एक कार दूसरे कार के साथ कोलाइड करती है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको तो आप वन कोलिजन मानोगे, यस नो। if one car collides with another car then you will call it one collision। ठीक है, you will call it one collision। but अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझो। ठीक है, आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझो, ये अपने घर में जाएगा बोलेगा कि मेरा आज एक्सीडेंट हुआ, ये अपने घर पे जाएगा बोलेगा मेरा आज एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो कितने एक्सीडेंट्स हुए, इनके पर्सपेक्टिव से तो 2 एक्सीडेंट हुआ। अगर न्यूज़पेपर में छपेगा कि अच्छा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, फिर दूसरे न्यूज़पेपर में छपेगा कि अच्छा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो वो क्या बोलेंगे 2 हुए। ठीक है, बट एक्चुअल में कितना हुआ, ये दोनों तो सेम के साथ ही हुआ है। ठीक है, सो विच इज वाई दिस इज Z/2 कि ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है,
तो आपने इसका भी काउंट कर लिया, इसका भी काउंट कर लिया, इसकी वजह से क्या है कि डबल आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको करते हैं हाफ। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो दिस वाज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगेन ये चीज आपको कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्मॉल n फॉर बाई मोलिकुलर कोलिजन्स। स्मॉल n इज नहीं, नो नॉट मोल्स, स्मॉल n इज ऑल्सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्मॉल n इज ऑल्सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बट दिस इज फॉर बाई मोलिकुलर कोलिजन्स। बाई मोलिकुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोलिजन हुआ तो आप इसको काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये जो है ये ट्राई मोलिकुलर कोलिजन हो गया, ठीक है। आप इसको काउंट नहीं करोगे। बाई मोलिकुलर कोलिजन यानी कि हमेशा दो मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर रहे हैं। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट यू हैव टू मेमोराइज, ये कौन सा होगा? थर्ड होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म दैट यू हैव टू मेमोराइज इज मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? वेरी सिंपली the average distance traveled by a molecule between two successive collisions, ठीक है। पहले आप लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। the average distance traveled by a molecule between two successive collisions, ठीक है। पहले आप ये चीज लिख लो। सो इसका फॉर्मूला इज, लिखते जाओ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा इंटू पी। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, बता रहा हूं, बता रहा हूं। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बता रहा हूं क्या है ये, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज वेरी सिंपल, ठीक है। के इज वेरी सिंपली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया क्या? ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, या मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज डिस्टेंस का देखो यहाँ पे अगेन मतलब क्या हुआ, वेरी सिंपली, एक मॉलिक्यूल जो कि मोशन में है वो कंटिन्यूअसली कोलाइड करता जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स से दिस मॉलिक्यूल इज स्टार्टिंग, ठीक है। व्हाट इज आर? आप आर पूछ रहे हो, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां ध्यान दो, तो सपोज करो कि आपके पास ये जो है ये आपका रेफरेंस मॉलिक्यूल हुआ, दिस इज योर रेफरेंस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पहले ए के साथ कोलाइड किया, ठीक है। फिर ये डायरेक्शन टर्न करके यहाँ पे बी के साथ कोलाइड किया, फिर डायरेक्शन टर्न करके यहाँ पे सी के साथ कोलाइड किया, ठीक है। लेट्स से कि दिस यहाँ पे उसने ट्रैवल किया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे उसने ट्रैवल किया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे उसने अगेन ट्रैवल किया है लेट्स से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, देन अगेन कहीं और जाएगा कोलाइड करेगा, देन अगेन कहीं और जाएगा कोलाइड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर तक इट अंडरवेंट नो कोलिजन,
ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर तक देयर वाज नो कोलिजन, ये 2 सेंटीमीटर तक देयर वाज नो कोलिजन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का एवरेज लूं तो क्या आएगा, 2 + 5 + 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन कि दिस मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज, this molecule on an average travels 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बिफोर अनदर कोलिजन। ठीक है, कि 3 सेंटीमीटर पे एक कोलिजन होगा, नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर पे एक और कोलिजन होगा, नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर पे एक और कोलिजन होगा, ऑन एन एवरेज। समझ में आया ना? ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। ठीक है, ठीक है, मीन का मतलब यहाँ पे हुआ एवरेज। ठीक है, मीन इज एवरेज। फ्री पाथ, फ्री पाथ यानी कि मॉलिक्यूल कब तक कोलाइड नहीं किया, मीन इज एवरेज, फ्री पाथ इज मॉलिक्यूल कब तक कोलाइड नहीं किया। तो देखो यहाँ पे रेफरेंस मॉलिक्यूल जो है वो पहले 2 सेंटीमीटर तक कोलाइड नहीं किया, तो फर्स्ट केस में इसका फ्री पाथ वाज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जब वो ए के साथ कोलाइड किया, उसके बाद जब वो बी के साथ कोलाइड किया, तो दिस इज सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, दिस इज नॉट सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो ए के बाद नेक्स्ट कोलाइड किया बी के साथ, तो बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजंस इट ट्रैवल्ड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजंस इट ट्रैवल्ड 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो एवरेज कितना होगा, इन तीनों का एवरेज होगा। ठीक है, सो दिस इज योर मीन फ्री पाथ। समझ में आया ना? ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। मीन फ्री पाथ पे आपको क्या चीज याद रखना है, आपको ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखना है। ठीक है, कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपको ध्यान में रखना है। क्या वो सक्सेसिव कोलिजन नहीं समझ में आया? सक्सेसिव कोलिजन का देखो मतलब क्या हुआ, वेरी सिंपली। ठीक है, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो ऑन। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। ठीक है, अगर आप सपोज करो यहां से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो एक के डायरेक्टली बाद क्या आएगा, एक के डायरेक्टली बाद क्या आएगा, ए के डायरेक्टली बाद जो है वो बी आएगा। ठीक है, तो अगर आप सक्सेसिव बोलोगे तो ए एंड बी वुड बी सक्सेसिव, बी एंड सी वुड बी सक्सेसिव, सी एंड डी वुड बी सक्सेसिव। ठीक है, बट ए एंड सी जो है वो सक्सेसिव नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई एक किंग के बाद जो नेक्स्ट किंग आता है वो उसका सक्सेसर होता है। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, तो यही चीज जो है दिस इज व्हाट इज मीन बाय सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, नहीं यहाँ पे पाई इज 22/7। तो ये चीज जो है ये एवरेज है, दिस इज एवरेज। ठीक है, दिस इज एवरेज। मीन फ्री पाथ जो है ये वैल्यू एवरेज होता है। नहीं, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं आता। ठीक है, एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन कि इस पे कभी भी क्वेश्चन आए। इस पे क्वेश्चन आता है, यस, इस पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन आता है, बट इस पे मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा है, इस पे भी मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा है। देखो अगेन जैसा मैंने आपको बोला दिस इज एवरेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 3 सेंटीमीटर पे एक और मॉलिक्यूल होगा, दिस इज एवरेज। जो आपका स्कूल 10th क्लास का जो परसेंटेज निकालता है वो क्या होता है, तो एवरेज होता है ना। ठीक है, जैसे कि सपोज करो वेरी सिंपली, अगर सपोज करो आपने 2 टेस्ट लिखा, ठीक है, द टेस्ट वर ऑफ 20 मार्क्स ईच। ठीक है, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। टेस्ट ए में आपके मार्क्स आए 16, टेस्ट बी में आपके मार्क्स आए 18, तो एवरेज कितना हुआ, एवरेज तो 17 हुआ, लेकिन आपके किसी भी टेस्ट में एक्चुअल में 17 आए हैं क्या? ठीक है, नहीं आए, तो यहाँ पे ये भी जो है ये भी एवरेज ही है, दिस इज जस्ट एन एवरेज। क्लियर? ठीक है, मीन फ्री पाथ सभी को समझ में आया?
ठीक है, वन मोर टर्म, ठीक है, वन मोर टर्म, फोर्थ टर्म, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, फोर्थ टर्म इन्वर्जन टेम्परेचर. Inversion temperature is represented by Ti. Obviously गैस का ही टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम गैसेस स्टेट डिस्कस करें तो आप गैस का ही टेम्परेचर प्रेशर डिस्कस करोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वर्जन टेम्परेचर Ti. Ti का फॉर्मूला इज Ti इज इक्वल टू 2A बाय RB. ठीक है, Ti इज 2A बाय RB. पहले आप लिख लो. अगर आप इस फॉर्मूला को देखते हो तो आप इसको किस चीज से रिलेट कर सकते हो, बताओ. इस फॉर्मूले को देखते हुए आप इसको किस चीज से रिलेट कर सकते हो. ठीक है, ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला कहां पे आया था? करेक्ट, यही सिमिलर फॉर्मूला जो है वो बॉयल्स टेम्परेचर पे आया था. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि Ti इज इक्वल टू 2 टाइम्स Tb. ठीक है, लिख लो. ठीक है, एंड व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर का आप डेफिनेशन लिख लो. द टेम्परेचर at which free expansion causes no change in temperature of gas. Above this temperature, gas heats up on expansion. ठीक है, लिखते जाओ. And below this temperature, gas cools down. बता रहा हूं. फ्री एक्सपेंशन. ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं. The temperature at which free expansion causes no change in temperature of gas. ठीक है, above this temperature gas heats up upon expansion, and below this temperature gas cools down upon expansion. ठीक है, this is also called as Joule-Thomson effect. लिख लिया सभी ने? पहले लिख लो. लिख लिया? ओके, सो अब देखो वेरी सिंपली. ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है. जब भी हम, नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, जब भी हम गैसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब भी हम गैसेस डिस्कस करते हैं, तो गैसेस के केस में हमने एनर्जी का टर्म लिखा था. ठीक है, गैसेस के केस में हमने एनर्जी का टर्म लिखा था, हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा था. ठीक है, फॉर गैसेस
whenever we talk about energy term, ठीक है, whenever we talk about energy term, अगर आपके पास आइडियल गैस है, अगर आपके पास आइडियल गैस है, so in that case we only consider kinetic energy, ठीक है, and kinetic energy was dependent only on, kinetic energy was dependent only on, correct, kinetic energy was only dependent on temperature, ठीक है, for an ideal gas, for an ideal gas, ठीक है, लेकिन and for an ideal gas potential energy is equal to zero, ठीक है, क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे, बट फॉर एन आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो, ठीक है। अब लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ए और बी का टर्म है, यानी कि अब तो ये आइडियल गैस नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ए और बी का टर्म है यानी कि मैं डेफिनेटली रियल गैस ही यूज कर रहा हूं, यस नो, ठीक है। तो रियल गैस के केस में भी, ठीक है, रियल गैस के केस में भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, बट इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट दिस, अभी के लिए आप सिर्फ समझो इस चीज को, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है, और बेसिकली एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये पार्ट सभी को समझ में आया, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, दिस पार्ट इज नॉर्मल, यहाँ पे भी आपका एनर्जी क्या है, यहाँ पर भी एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, अगर मैं रियल गैस कंसिडर करूं, अगर मैं रियल गैस कंसिडर करूं एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर एनर्जी भी क्या होना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं रियल गैस डिस्कस करूं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, if temperature is increasing then energy should also increase, and if temperature is decreasing then energy should also decrease, ठीक है, यानी कि जैसे एनर्जी में चेंज आ रहा है वैसे ही टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ये पार्ट समझ में आया नहीं आया, इज दिस पार्ट क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक्सपेंशन, चलो हम इसको 2 मिनट में देखते हैं, अरे कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं किया, एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज एनर्जी डिक्रीज, इतना ही था, ठीक है। आप इसी को देख लो ना, अगर आपको वो पार्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसी को देख लो ना, हाँ ना, अरे चलो आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, आपके पास इस कंटेनर में जो है लिक्विड है, ठीक है, यू हैव सम लिक्विड इन दिस कंटेनर, ऑब्वियसली आपको पता है कि लिक्विड्स जो है वो भी कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, ठीक है, यू नो दैट लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कंटिन्यूअसली इन मोशन, ठीक है। नाउ दिस इज एट व्हाटएवर, दिस इज एट लेट्स से रूम टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम लिक्विड है, सेम क्वांटिटी है, सेम वेसल है, बट दिस इज नॉट at room temperature, this is let's say at 90 degrees Celsius, ठीक है, this is case A, this is case B. Now which liquid has more energy? Obviously आपको पता है कि B के पास जो है वो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, the energy of B is greater. Why is the energy of B greater? Simply because उसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर है, is this part clear? ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर हायर होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी हायर होगा, ठीक है, एंड अगर टेम्परेचर लो होगा तो फिर एनर्जी जो है वो भी आपका लो होगा। अरे नालायक, रूम टेम्परेचर इज यूजुअली टेकन एज 22 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर इज बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है, यस, एनर्जी का मतलब हम हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। सो वेयर वर वी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके पास सपोज करो एग्जांपल है कि आपके पास लेट्स से वेसल ए है, ठीक है, एंड आपके पास लेट्स से वेसल बी है, ठीक है, वेसल ए का एनर्जी जो है कंपेयर्ड टू वेसल बी, ठीक है, वेसल ए का एनर्जी जो है कंपेयर्ड टू वेसल बी, इसका एनर्जी जो है वो हायर है,
वेसल ए का एनर्जी जो है वो हायर है। तो आप टेम्परेचर के बारे में क्या बोल सकते हो? वेसल ए का टेम्परेचर हायर होगा या लोअर होगा? ऑब्वियसली वेसल ए का टेम्परेचर जो है वो हायर होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंशन। ठीक है, हमने ऊपर में क्या लिखा, व्हेन अ गैस एक्सपैंड्स। ठीक है, एक्सपेंशन। अगर एक गैस क्यों, आप ही ले लो ना। ठीक है, अगर आप काम करते हो, ठीक है, अगर आप दिन भर से काम करते हो तो आपकी शाम को एनर्जी हाई होती है या लो होती है? अभी जैसे आपकी 3-4 घंटे क्लास होगी तो आपकी इसके बाद एनर्जी हाई होगी या लो होगी? आपकी एनर्जी लो होगी। ठीक है, यानी कि आपने एनर्जी स्पेंड किया। यस नो? अगर आप काम करोगे तो आप एनर्जी स्पेंड करोगे, और अगर आप एनर्जी स्पेंड करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होती रहेगी, लो होती रहेगी। यस नो? ठीक है, तो सिमिलरली जब गैसेस एक्सपैंड कर रहे हैं तो यानी कि गैसेस जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और अगर गैसेस वर्क कर रहे हैं यानी कि वो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, और अगर वो एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट इज एग्जैक्टली दिस। ठीक है, जूल थॉमसन इज एग्जैक्टली दिस कि अगर एक गैस एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो अंडर सम कंडीशंस इट हीट्स अप, अंडर सम कंडीशंस इट कूल्स डाउन, एट ओनली एट वन पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, ओनली एट वन पर्टिकुलर कंडीशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? ठीक है, बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये आपको इतना परफेक्टली याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। वाई का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, याद कर लो। अगर ये चीज इतना इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको ये चीज डिटेल में करवाता। ठीक है, बट बिकॉज दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट विच इज आई एम नॉट डूइंग दिस इन सो मच डिटेल। ठीक है, क्लियर? उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंशन एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, वो रिलेटिव टू इन्वर्जन टेम्परेचर, रिलेटिव टू इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, बस थोड़ा सा और बचा है। नाउ पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 ही है मेरे ख्याल से। सो नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है, सो नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट में जो हमने ए लिखा था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट या वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन में जो हमने ए लिखा था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, करेक्ट, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ बी था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, करेक्ट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, अब ए इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि द वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो आप। ठीक है, अगर सपोज करो, अगर सपोज करो एक मॉलिक्यूल जो है वो स्पेरिकल है, molecule is spherical with radius let's say r, molecule is spherical with radius r, तो इस molecule का वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 4/3πr³। ठीक है, लेकिन b का वैल्यू जो है दैट विल बी 4v, दैट इज 4 इंटू 4/3πr³। ठीक है, कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। लिख लो, अभी तो आप इसको याद कर लो। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है वो हम बहुत आगे में करेंगे, अभी के लिए आप इसको लिख लो।
कुछ भी नहीं बोला मैंने। बी जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट बी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू साइज, बी इज 4 टाइम्स साइज, ठीक है, बी इज 4 टाइम्स साइज। तो अगर एक मॉलिक्यूल है जिसका की रेडियस आर है, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड रिजिड स्फीयर्स, काइनेटिक थ्योरी अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज 4/3 पाई आर क्यूब। बी का वैल्यू जो है वो इसका 4 टाइम्स लिया जाता है। डन। अभी लिख लो आप, डेरिवेशन हम बहुत आगे करेंगे। डन। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ये वाला पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको सिर्फ लिख लो, ठीक है। एटॉमिसिटी टेबल बना लो आप, पहले आप देख लो, पहले मैं एक दो लिख देता हूँ, उसके बाद जाके आप लिखना, ठीक है। CV, CP, गामा, ठीक है। पहले आप देख लो कि मैं टेबल कैसा बना रहा हूँ, लिख लो। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, ठीक है, दिस वी विल नॉट डिस्कस नाउ। सो इफ द एटॉमिसिटी इज 1, ठीक है, आपको ए और बी का वैल्यू दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको ए और बी का वैल्यू दिया जाएगा। CV इज 3/2R, CP इज 5/2R, गामा इज 1.66, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ। एटॉमिसिटी इज 2, एटॉमिसिटी इज 2, तो यहाँ पे आपका आता है 5/2R, यहाँ पे आता है 7/2R, 1.4, CV इज 3 लीनियर, ठीक है, मोर देन 3 बट लीनियर, ठीक है, तो 5/2R, 7/2R। Refresh if your screen isn't changing, you need to refresh, ठीक है। 1.4 greater than 3 नॉन लीनियर, ठीक है, पहले आप लिखते जाओ। दिस इज 3R, दिस इज 4R, दिस इज 1.3, ठीक है, पहले आप फटाफट लिखते जाओ। क्या हुआ इसमें, क्या समझ में नहीं आया? एटॉमिसिटी 1 2 ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ठीक है। एटॉमिसिटी CV, CP, दिस इज गामा, ठीक है, दिस इज गामा। आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। दिस इज गामा, अल्फा बीटा गामा। यस, गामा इज CP/CV। पहले आप बना लो, पहले आप बना लो। अरे पहले आप लिखते जाओ, आपको कितनी बार बोलूं, पहले आप लिखते जाओ, पहले आप लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप बस लिख लो।
ओके, लिख लिया सभी ने? बता रहा हूँ, सुन लो। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ध्यान दो, अब ध्यान दो। एटॉमिसिटी का मतलब होता है वेरी सिंपली, एटॉमिसिटी का मतलब होता है वेरी सिंपली हाउ मेनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, बस। हाउ मेनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर आप लेते हो हाइड्रोजन H2, तो इसका एटॉमिसिटी कितना आएगा? इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 2। ठीक है, अगर आप लेते हो लेट्स से H2O, तो इसका एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा बताओ? इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 3। अगर आप लेते हो लेट्स से CH4, तो इसका एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा? 5। समझ में आया व्हाट इज एटॉमिसिटी? ठीक है, अगर आप इंस्टेंट लेते हो लेट्स से हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा? 1। इज दिस क्लियर? सभी का एटॉमिसिटी समझ में आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर या फिर नॉन लीनियर? ठीक है, आपको पता है ये चीज, अगर H2O का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, H2O का, तो वो क्या आएगा? वो ऐसा आएगा। ये तो आप सभी को पता है, H2O इज वी शेप्ड मॉलिक्यूल। यस, नो? ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट CO2? व्हाट अबाउट CO2? CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? CO2 तो ऐसा होता है। ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, सो बिटवीन H2O एंड CO2, which is linear? ठीक है, CO2 is linear, ठीक है, एंड H2O is non-linear। ठीक है, तो अब देखो, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको मॉलिक्यूल दूं, दिस इज H2O, ठीक है, CO2, H2 एंड HE। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि ABCD में कौन सा केस यूज करूंगा। ठीक है, इन केस ऑफ H2 कौन सा केस आएगा बताओ? ठीक है, H2 इज डाइएटॉमिक या एटॉमिसिटी इज 2, तो आप डायरेक्टली यूज करोगे B। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट HE के लिए आप कौन सा केस यूज करोगे? A। ठीक है, H2O, इसके लिए कौन सा केस यूज करोगे? H2O। H2O इज नॉन लीनियर, तो यहां पे आप यूज करोगे D। ठीक है, एंड CO2 के लिए आप कौन सा केस यूज करोगे? CO2 के लिए आप यूज करोगे C। सभी को समझ में आया ना? Atomicity is number of atoms in a molecule, number of atoms in a molecule। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा आपको CP, CV, ये वैल्यूज देखो काफी सिंपल है। ठीक है, CV का वैल्यू आपको क्या पार्ट नहीं समझ में आया बताओ? कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद H2। लेट्स स्टार्ट विद H2। H2 का एटॉमिसिटी कितना है आप बताओ? एंड डोंट मैसेज प्राइवेटली, ठीक है, कॉमन में मैसेज करो, कॉमन में मैसेज करो। H2 का एटॉमिसिटी इज, अरे जिसको डाउट है वही आंसर नहीं कर रहा है। ठीक है, H2 का एटॉमिसिटी इज 2। ठीक है, तो अब ABCD कौन सा केस यूज करूंगा मैं? ठीक है, समझ में आया ना? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो HE का एटॉमिसिटी इज, HE का एटॉमिसिटी इज 1, तो अब आप कौन सा केस यूज करोगे बोलो? तो आप यूज करोगे A। ठीक है, H2O, इसका एटॉमिसिटी इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, आप इसको थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है,
एंड अगर आप देखोगे CO2, यहाँ पे भी एटॉमिसिटी कितना है, यहाँ पे भी एटॉमिसिटी 3 है, ठीक है, बट CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, H2O इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। समझ में आया? ठीक है, तो H2O के लिए आप C या D कौन सा केस कंसिडर करोगे? H2O इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे आप D वाला केस जो है वो आप कंसिडर करोगे। इज दिस क्लियर? अरे तो आपको कोई बोले कि भाई यहां से लेके सीधा सीधा जाओ, दिस इज लीनियर, आपको कोई बोले कि आप आगे से लेफ्ट जाओ, फिर वहां से राइट लो, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, तो ये नॉन लीनियर हुआ ना। नॉन लीनियर इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आपको लीनियर नॉन लीनियर का वर्ड का मतलब नहीं पता क्या? लीनियर इज स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। रुक जाओ, ठीक है, पहले जितना एक्सप्लेन करो पहले आप उतना समझो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, H2O इज अ वी शेप स्ट्रक्चर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है ये नॉन लीनियर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया? फर्स्ट कॉलम सभी को समझ आया? ठीक है, सेकेंड कॉलम अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम ध्यान दो, सेकेंड कॉलम अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड कॉलम सबसे पहले आता है 3/2, फिर 5/2, फिर 5/2, फिर 3R। दिस यू हैव टू मेमोराइज, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, दिस यू हैव टू मेमोराइज। ये कहाँ से आता है ये हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए दिस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। अब देखो Cp कहाँ से आता है? Cp इज वेरी सिंपली Cv प्लस आर, Cp इज वेरी सिंपली Cv प्लस आर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे Cv क्या है? 3/2, तो देखो 3/2R प्लस R, अगर आप करते हो तो फिर कितना आएगा? देखो 5/2R आएगा, यस नो? ठीक है, तो हर केस में अगर आप चेक करोगे, हर केस में अगर आप चेक करोगे Cp इज वेरी सिंपली Cv प्लस R, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज है इन सभी में आप प्लस R एक ऐड करो तो आपको Cp का वैल्यू मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड द लास्ट वन गामा, गामा इज वेरी सिंपली Cp बाय Cv, Cp बाय Cv, ठीक है। आप ट्राई करो, देखो सारे वैल्यूज जो है वो मैच करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, CP/CV और डिटेल में जो है हम डिस्कस करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो आपको इसका अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर टर्म, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ाया होगा, सो देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड एज डाइपोल्स, ठीक है। बट डाइपोल जो है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, ठीक है, दिस वी विल नॉट डिस्कस इन गैस स्टेट। अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है, दैट पार्ट वी विल डू इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, वो हम अभी नहीं करेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है सभी को क्लियर हुआ? आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जहां पर भी आप कैपिटल आर देखो वहां पे सभी जगह वो चीज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। ओके, सो विद दिस ध्यान से सुनो, ठीक है, विद दिस गैसियस स्टेट इज डन, ठीक है। अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है जैसा कि मैंने आपको बोला, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, रुक जाओ, ठीक है। सो ओजोन इज दिस, ठीक है, ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, अब आपको पता है, ठीक है, सुन लो ध्यान दो। नाउ विद दिस गैसियस स्टेट इज डन, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि CP/CV हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, दोज वी विल डू इन अदर चैप्टर्स। गैसियस स्टेट इज डन, इसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस ही बचा है, ठीक है, इसके अलावा
The only thing that we have to do is solve different types of questions. ठीक है, तो इस पॉइंट पे यू कैन सॉल्व एनसीईआरटी. ठीक है, इस पॉइंट पे यू कैन स्टार्ट विथ स्टेज ए ऑफ गैसियस स्टेट. ठीक है, इसके अलावा फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस इन गैसियस स्टेट. ठीक है, लिक्विड स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है. लिक्विड स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, लिक्विड स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है एंड गैस स्टेट में इतना ही है. ठीक है, इसके अलावा व्हाटएवर इट इज ओनली प्रैक्टिस.